दिन हैं मेरे साथ धीरज कुमार हैं, पीएचडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंसेस में। और सवाल भी अहम है भाषानी साहब, जिसमें हम बात कर रहे थे अभी कि सोशली और कल्चरली और इकोनॉमिकली, बल्कि इकोनॉमिक्स से पहले आ जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है। धीरज, बहुत सी बातें कही जाती हैं, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं इस मौके, खुसूसन इस वैसे भी ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, इस मौजू पर मुझे करेक्ट कीजिएगा कि कहा जाता है कि इंडिया के मुसलमानों का हाल बुरा है। 52% से भी कम वो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के अंदर, शायद 50% से भी कम उनका लिटरेसी रेट है। कहा जाता है कि 5% से भी कम उनको ज़रूरी टैक्सेस और ज़रूरी अपने लोन्स मिलते हैं या बैंक से उनको कर्जे मिलते हैं, और इस किस्म की और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि वो बड़ी डेप्रीवेटेड और मार्जिनलाइज किए गए हैं। पहले तो बताइए, क्या ऐसा वाकई है या कुछ और है सूरत हाल? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये इस तरह की न्यूज़ बिल्कुल व्हाट्सएप पे ही चलती है और इनका कोई वजूद नहीं है, हकायक से कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई वजूद नहीं रखते हैं इस तरह की न्यूज़। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल मसले तो हैं, फिनेंशियली साउंड उतनी कम्युनिटी नहीं है इंडिया की, माइनॉरिटी। एक बड़ा इसका जो कारण रहा है वो ये कि पार्टीशन के दौरान जो फिनेंशियली साउंड थे, जो मुस्लिम के जो लोग थे जो फिनेंशियली अच्छी पोजीशन पे थे, वो माइग्रेट करके चले गए थे बेहतर कल की तलाश में पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी बची हुई थी वो या तो उस टाइप के लोग थे जो जा नहीं सकते थे या किसी कारण से वो जा नहीं पाए थे। तो कम्युनिटी जो बची थी यहाँ पर वो ऑलरेडी पहले से ही ऑप्रेस्ड थी। अब जैसे पाकिस्तान में जो हिंदू बचे हुए हैं, तो जो फिनेंशियली साउंड हिंदू जो थे वो आ चुके हैं, या तो इंडिया आ चुके हैं या और कहीं यूरोप में या अमेरिका के कुछ अमेरिका के मुल्कों में सेटल्ड है। वहां पर जो कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी बची हुई है वो शेड्यूल जिसको कहा जाता है इंडिया में, वो तबका ज्यादा है पाकिस्तान में, तो वैसा ही कुछ इंडिया में भी है। लेकिन हालात बहुत बेहतर से बेहतर हो रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि लोन नहीं मिलते या नौकरियां नहीं मिलती। 2009 में साफ फैजल साहब ने टॉप किया था, वो कश्मीर के मुस्लिम थे यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में। और अभी भी अगर आप यूपीएससी के रिजल्ट्स देखें तो काफी मुस्लिम्स आते हैं और अच्छे से अच्छा करते हैं। बट जी भाषानी साहब, एक बात मैं धीरज से हम ख्याल हूँ, इसलिए कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जो हिंदुस्तान के अब तक आज़ादी के बाद से 47 के बाद से जितने सदर आए, मुझे नंबर तो पूरे उंगली पे नहीं है, लेकिन 9 या 10 जितने भी आए उनमें से 3 तो मुसलमान थे। जी बिल्कुल। और चीफ जस्टिस, मैं अगर गिनता हूँ तो मुझे 4 आदमी तो मैं गिन लेता हूँ मुसलमान नाम, जिनमें से एक साहब तो प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे और चीफ जस्टिस भी थे एट द सेम टाइम। फिर यही नहीं, आर्मी में, नेवी में, कई जगहों पर बड़ी बड़ी पोजिशंस पर, इवन वो जो सिक्योरिटी के बड़े बड़े इदारे हैं उनमें भी हमें मुसलमान नज़र आते हैं। फिर और फनूल लतीफ़ा में तो एक से बढ़कर एक नाम है जो दुनिया में रोशन है इनके मुसलमानों का, और उन्हें कहीं से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं हिंदुस्तान के बजाय मैं आपके साथ ज़रा पाकिस्तान पे आना चाहता हूँ जी। 4.5%, 4.5 इतना मिलियन था मुसलमान जो उधर से इधर माइग्रेट हुआ था, और हिंदू उधर से उधर चला गया था 47 के वक्त जी। इस वक्त मेरा ख्याल है 2% है, हम वहाँ 12% है मुसलमान, यहाँ 2% है कुल आबादी का। 2% हिंदू है पाकिस्तान में। उनके बारे में आप क्या देखते हैं? अगर मैं मानता हूँ कि 12% और 2% का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बहरहाल हिंदू जो भी है और जिस स्टेटस में है, आपके क्या नज़र बनती है इस पर? देखें सर, पहली बात यह है कि कंपैरिजन जो है वो ये बिल्कुल ही बनता नहीं है। हाँ, ये इसमें समझता हूँ, क्योंकि एप्पल एंड ऑरेंज वाला केस बन जाता है। लेकिन चूंकि वहाँ पे एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन है। वहाँ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसका जो वहाँ पे जो शेयर है उसमें सोसाइटी के अंदर 10% अपनी पॉपुलेशन अगर माने 12 कर लें, 15 कर लें, उससे उनके शेयर से वो कहीं ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम सर्विसेज में, लीडरशिप में, पॉलिटिशियंस एवरीवेयर, वो आप सामने देख लें, आपको चेहरे नज़र आते हैं। रहा सवाल ये कि उनकी परसेंटेज कम क्यों है, तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा है धीरज ने कि देखें हिस्टोरिकली जो मुस्लिम कन्वर्ट थे उनमें से अक्सरियत, मेजॉरिटी 90% लोग जो थे वो लोअर क्लासेस और लोअर जातों के लोग थे।
और हिंदुस्तान के अंदर जो लोअर जात के लोग हैं, वो ख्वाह हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनकी ट्रीटमेंट सेम है। लुक एट द दलित्स और अदर पीपल। इस तरह आप देखेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन नहीं बनता, दिस इज क्वेश्चन ऑफ अपर क्लास एंड लोअर क्लास, टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। उसमें जो लोअर क्लास का है बेचारा, उसकी चूंकि एक्सेस टू द एजुकेशन, एक्सेस टू द ट्यूशंस, एक्सेस टू द सर्विसेज वैसे भी कम है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, ये सब प्रोपोगंडा है और बेसलेस किस्म का है। रहा सवाल हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिंदुओं का, देखें उनके साथ जो सलूक हमने किया, दैट वाज ब्रूटल, अनफॉरगिवेबल एंड इनह्यूमन। इस पे तो किसी शक की गुंजाइश नहीं कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो जाके जिस तरह उन्होंने उनकी औरतें उठाई घरों से, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया, उनसे ज़बरदस्ती निकाह किए, लोगों को डिस्प्लेस किया, उन पर तशद्दुद किया और मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया, दैट स्टार्टेड फ्राम राइट फ्राम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उस वक्त तो जनाब ये 24% बनते थे, क्योंकि बांग्लादेश जब शामिल था तो बंगाल में तो हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद थी और ठीक ठाक एलीट क्लास जो है वो वहाँ पे मौजूद थी, जिन पे आज इनका इल्ज़ाम है कि ये चूँकि बड़े इन्फ्लुएंशियल थे इसलिए इन्होंने बांग्लादेश बनवाने की कोशिश की। अब जनाब जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो हैं, जो आपने पहले वजीर कानून बनाए, वो आपका क्या ख्याल रहा कि कायद-ए-आज़म चूँकि सेकुलर थे इसलिए उन्होंने बनाए? वो उन्होंने इसीलिए बनाए थे कि एक बहुत बड़ी बिजनेस क्लास थी हिंदुओं की, जिनके पास बहुत बड़ी जायदादें और पैसे थे, और कायद-ए-आज़म ये समझते थे कि ये छोड़ के चले जाएंगे जिससे पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए कहा, उन्होंने कहा जी आपका तो वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल है, वो ऐसा कानून बनाएगा ही नहीं जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ हो। वही मंडल जो है विद इन 2 ईयर उसको भागना पड़ा, वजारत छोड़ के इंडिया भाग गया वो। अब वहाँ से जाके आप देखें, हमने उनको हर तरीके से जैसे भी पॉसिबल था उनको निकाला, थ्रेटन करके, मार के, डरा के, जायदादें खरीद के, वट एवर, डिस्क्रिमिनेट करके। सोसाइटी के अंदर देखें, जब हमने कानून ही ऐसे बना लिए कि इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इसकी कोई चीफ जस्टिस कोई भी जो है वो ये होगा मुसलमान, अगर लिखा हुआ नहीं भी है, चीफ जस्टिस का नहीं है वैसे सदर का है, तो चूँकि हमारा जस्टिस हाई कोर्ट तक तो गया है ना एक हिंदू और उससे एक क्रिश्चियन भी इस तरह, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने ऐसी हॉस्टाइल सोसाइटी बनाई कि उनको खुद ब खुद वहाँ से निकलना पड़ा। थोड़ी सी बात मैं और आगे करना चाहता हूँ अपने धीरज से भी। धीरज, कुछ बातें और भी कही जाती हैं, ऐसी बातें मैं भाषानी साहब से भी जानना चाहूँगा एट द सेम टाइम, कि कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक लेवल के ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है सर, हिंदुस्तान हिंदुओं से नफरत पर है, बिल्कुल वैसे ही हिंदुस्तान में भी कई ऐसी टेक्स्ट बुक्स आई जिसमें बताया गया कि साहब ये इन्वेडर्स थे, इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने ज्यादती करी, ऐसी कुछ किताबें छपी और बाद में उन पर बैन लगा, ऐसा मेरे सुनने में आया। बिल्कुल ऐसे ही बंदे आतरम और इस किस्म जो बहरहाल एंथम है वो तो गाया जाएगा, वो जो कुछ भी है जिसके अंदर हिंदुस्तान से, और ये अजीब बात है सर कि कनाडा में रोज़ाना होता है वो कनाडा, मगर उस पर हम आमतौर पर नहीं करते हैं, लेकिन इस पर भी ऑब्जेक्शन रहा है कि नहीं साहब, वो तालीमात जो दी जा रही हैं इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, वो हमारे मुसलमान जो एक बिलीफ सिस्टम है उसको डैमेज करने के लिए काफ़ी है। आपको लगता है कि ये लेवल पर जो बात की गई है ये किसी हद तक दुरुस्त है? देखिए, पहले तो टेक्स्ट बुक्स के अगर मौजों पर आए तो टेक्स्ट बुक्स में इस टाइप की बातें नहीं लिखी गई। अच्छा, कि इन्वेडर्स थे, हाँ इन्वेडर्स थे, बाहर से आए थे, लेकिन जो मोर और लेस कुछ इस टाइप से लिखा गया है कि ये मुल्क की हिस्ट्री में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया बारबरिक होने का या इस टाइप का, ठीक है। हाँ, ये अपीजमेंट का काम बहुत जोरों शोरों से हुआ है, इस वजह से भी मेजोरिटी में एक नाराजगी है। जैसे मैं टेक्स्ट को कोट करना चाहूंगा कि एंशिएंट इंडिया की एक पुरानी बुक में क्लास 6 की थी, वो उसमें था कि एंशिएंट इंडिया में बीफ खाई जाती थी और हिंदू खाते थे और सर्व करते थे एज अ मील। बट उसी के बाद फिर जब औरंगजेब का मेडिवल इंडिया के बुक्स में जब औरंगजेब का जिक्र होता था तो औरंगजेब की पॉलिसी डिस्कस की जाती थी, लेकिन रिलीजियस पॉलिसी जो इंटॉलरेंट उसने दिखाई थी उसको नहीं डिस्कस किया गया था। तो उसके पूछने पर जवाब ये मिलता था कि इससे रिलीजियस हार्मनी बिगड़ेगी। तो मेजोरिटी ने इसको कुछ यूं लेना शुरू किया कि सारे क्रिटिसिज्म हम ही क्यों झेलें,
सारे तरह के क्रिटिसिज्म हमारे ही क्यों हो, सामने वाले के या माइनॉरिटीज के में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी रेज क्यों ना किया जाए। तो ये भी एक इशू हुआ है टेक्स्ट बुक्स में। सही। आगे नहीं, जी, फरमाइए आगे। फरमाइए प्लीज फरमाइए। हाँ, तो और उसके बाद जो लेफ्ट विंग इंटेलिजेंसिया जो एकेडमिक्स में हैं हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो रिलीजियस हार्मनी बनाए रखने के लिए जो कीमत उन्होंने दी है उसका एक फेस ये भी है जो आज के माशरे में दिखता है कि हिंदू जो हैं और मुस्लिम जो हैं दोनों ही अनसेटिस्फाइड है। अब मुस्लिम्स चाहते हैं कि औरंगजेब जो है वो सेंट बन जाए, और हिंदू चाहते हैं कि औरंगजेब जो है वो बस एक विलन बन के जिंदा रहे। थैंक यू धीरज। मैं आता हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन कराम, आखिरी सेगमेंट है, इस पर हम दोबारा वहीं से बात शुरू करेंगे, ख़त्म करेंगे। इस सेगमेंट में हिंदू नेशनलिज्म वर्सेस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का क्या बुनियादी क्राइसिस है, डीप डाउन, या कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टेशन है, या आपस का झगड़ा है जो बुनियाद है असल में, जो इस सारे के सारे क्राइसिस के डेवलप करने की सबब बनी है, और भी ज़्यादा जब से ये फंडामेंटलिज्म की पूरी वाइब्रेशन हर तरफ फैल गई है। इसको हम ओपन कर लेंगे थोड़ा, और इससे कबल हम थोड़ी सी बात भी देख लेंगे कि खुद हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसमें महमूद गजनवी के 17 हमले सोमनाथ पर दिखाए, तो ये कभी नहीं बताया कि हम वहाँ पर शिवा का सोने का बना हुआ बुत असल में तोड़ने के लिए वो अफगानिस्तान से तशरीफ लाते थे। या जैसे धीरज ने बताया औरंगजेब आलमगीर के हवाले से, ये कुछ कैरेक्टर हैं जो बहुत एंटी हिंदू नजर आते हैं, और उनको हमने हीरो बनाकर अपने टेक्स्ट बुक में एक्सपोज किया। इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इस बुनियादी बेसिक के ऊपर जाएंगे। यूं ही साथ क्या कहते हैं भाषानी साहब इस बारे में आप, कि हमने क्या किया अपने टेक्स्ट बुक्स का हाल? देखें, आपने जब ये कहा ना जी कि उनकी जो टेक्स्ट बुक थी उसमें उन्होंने लिखा कि जी ये इन्वेडर हैं, तो अगर वो ये ना लिखते तो उनकी टेक्स्ट बुक और हमारी बिल्कुल एक होती। क्योंकि हमने अपने जो हिस्ट्री है उसको बदल के फेक तरीके से बना के पेश किया। हमने अपने रूट्स या तो जाके अरबों से जोड़े, या हिस्ट्री जो है वो 1947 से स्टार्ट की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली वी केम समवेयर। इसी तरह ये फैक्ट है कि मुसलमान इंडिया में इन्वेडर्स थे, तो हाउ कैन यू आप जो है वो उनको मेंशन ना करें अपनी असल शक्ल में? इसका मतलब ये है कि फिर आप फेक हिस्ट्री लोगों को पढ़ाएंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग, मुसलमान इन्वेडर थे, नोबडी कैन चैलेंज इट, जैसा कि आपने अभी फरमाया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखें, हर कौम के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। देयर आर सम बुक्स इन इंडिया जिनके अंदर हेटर्ड है या नफरत है, कुछ उनमें मुमकिन है टेक्स्ट तक भी पहुंची हूँ, चूँकि ये एक सिस्टम होता है कि किताबें कैसे पिक की जाती हैं टेक्स्ट के लिए। उसमें कई लोगों के ज़ाती इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेसी के करीब था, कोई प्रोफेसर, उसने किताब लिखी तो उन्होंने उसको निसाब में डाल दिया बगैर पढ़े कि ये भाई कौन है और क्या मैसेज दे रहा है। लेकिन जिस कदर नफरत हमने सरकारी सतह पे थ्रू टेक्स्ट बुक फैलाई है ना, उसकी मिसाल इंडिया को तो छोड़ें, दुनिया के कोई मुल्क में उसकी मिसाल मौजूद नहीं है। इट वाज टोटली वन वे। हाइट ऑफ जो है वो हमने हेट उसके अंदर पैदा की, और ये सारी जो है फेक किस्म की स्टोरीज, जैसे कि आपने खुद कहा, मोहम्मद बिन कासिम से लेके कोई एक फैक्ट भी हिस्ट्री का ऐसा नहीं है जिसको हमने स्ट्रेट, जायज़ और रैशनल तरीके से अपने स्टूडेंट्स के सामने पेश किया हो। सही सही। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिंदू फंडामेंटलिज्म और नेशनलिज्म पर। क्या धीरज आप समझते हैं कि हिंदू नेशनलिज्म और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एक कॉपी के या एक कागज के कार्बन कॉपी के दो रुख हैं, एक मिरर के दो इमेजेस हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम इन दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही तरह की एक्सट्रीम साइकोलॉजी है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या ये कह लें कि बस एक ही चीज के दो नाम हैं। अच्छा। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे की खुराक पर पलते हैं। क्या बात है। ठीक है। अगर हिंदू नेशनलिज्म की जो खुराक है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म प्रोवाइड कराता है, और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की उसकी जो रेसिपी है वो हिंदू नेशनलिज्म में पाई जाती है। हम लोग कुछ यूं देखें, हिंदू नेशनलिज्म में हिंदूज को प्रॉब्लम ये है कि वे सोचते हैं कि इस्लामिक जो शरिया या इस्लामिक जो लॉज हैं वो वन वे है, वो बस जाने का है, उसमें से कोई चीज रिवर्स नहीं आती है। सिर्फ मतलब जैसे कन्वर्सन के इश्यूज हैं,
ठीक है, तो आप सिर्फ कन्वर्ट हो सकते हैं, आप वापस नहीं आ सकते। जैसे कि आरएसएस का घर वापसी का प्रोग्राम हुआ तो उसकी एक हाइप बन गई, ठीक है, और वैसे कन्वर्सन्स रोज होते हैं। और वेस्ट के जो मुल्क हैं जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की बातें करते हैं, उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में लगभग 90% की आबादी को कन्वर्ट कर लिया है क्रिश्चियनिटी में। उनके ट्राइबल रिलीजन खत्म हो गए हैं। और वो ही मुल्क बात करते हैं फिर कि प्लूरलिज्म होना चाहिए, सबकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। तो बात ये है कि अगर आप मेरी रेस्पेक्ट करोगे, मेरे रिलीजन की रेस्पेक्ट करोगे, तो फिर कन्वर्ट होने की क्या जरूरत है। और अगर कन्वर्ट कर रहे हो इट मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो हिंदू नेशनलिज्म की खुराक यहाँ से मिलती है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से। और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, भाई हम माइनॉरिटी में हैं, हम पर जुल्म होता है, ठीक है। अब पैलेस्टाइन में भी अगर इजराइल ने कुछ मार दिया तो वो भी हम पे ही जुल्म हो रहा है, और अमेरिका तो खैर करता ही है। तो हम भाई चारों तरफ से हम पर जुल्म हो रहा है, हमारा इस्लामी एक सहारा है और उसी को पकड़ के रखना है। तो ये इनकी चीजें। सही। मैं भाषानी साहब आप पे आता हूँ यहाँ पर, ज़रा से मुझे बताइएगा कि बिल्कुल जैसे इन्होंने जिस तरह से इसका एक तकाबली जायजा थोड़ा सा पैदा किया हमारे लिए, आप कैसे देखते हैं आरएसएस को, या जैसे शिवसेना है, क्या उसको हम कंपेयर कर सकते हैं? मुझे नहीं पता मुसलमानों की क्या तालिबानाइजेशन का कितना इफेक्ट है इंडिया के अंदर, या ये जो भी हमारे जो वहाँ पर जो आईएसआई वगैरह का इफेक्ट्स कितने हैं वहाँ पर हैं भी कि नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुसलमान ज़्यादा मॉडर्न है, पाकिस्तान मतलब मॉडरेट है। जमात इस्लामी का कर लीजिए या वहाबिज़म का कर लीजिए, क्या उनको आप कंपेयर कर सकते हैं आरएसएस से, या भारतीय जनता पार्टी जो है इनकी एक मखसूस साइंस है सोचने की? देखें जी, भारतीय जनता पार्टी तो खैर तो वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो आप कंप्लीटली कोई हिंदू जो है फंडामेंटलिस्ट पार्टी नहीं कह सकते। लेकिन ये बात भी कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर फंडामेंटलिस्ट सोच कम है। ये देखें, ये बहुत सारे वहाँ के एमएलएज हैं जो मज़हब की बुनियाद पर सियासत करते हैं, फायर ब्रांड किस्म की स्पीचेस करते हैं, पूरा उसी तरह यानी टिट फॉर टैट जिस तरह कुछ हिंदू हैं। तो इनको मैं एक ही समझता हूँ, लेकिन उनमें फ़र्क क्या है, जो बहुत बड़ा फ़र्क है पॉलिटिकली स्पीकिंग, कि जो हिंदू नेशनलिस्ट है या हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, वो उसके सारे अलायंसेस जो है वो इंडिया के साथ है, ही इज़ इंडियन फर्स्ट। जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है, ही इज़ वो जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अलायंसेस रखता है, वो मुसलमान पहले है और अब अपने आप को हिंदू या हिंदुस्तानी वो बहुत कम मानता है। सही। और वो जब बात करता है, जब हिंदू नेशनलिस्ट या हिंदू फंडामेंटलिस्ट बात करता है, तो वो बात करता है वी इंडियन, जबकि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जो है वो ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, वो वी मुस्लिम, यानी जिसका मतलब यह है कि हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, हम कुछ और लोग हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही कॉन्फ्लिक्ट है मेरे नज़दीक, सिर्फ यही कॉन्फ्लिक्ट है कि जिस दिन मुसलमान अपने आप को इंडियनाइज कर देंगे कि वी आर इंडियन एंड देन वी आर मुस्लिम्स, फटा ही खत्म हो जाता। और ये शुरू भी यहीं से हुआ है, इसी नुक्ते से। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार फिर धीरज कुमार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मैं फिर कभी आपको तकलीफ दूंगा किसी ऐसे ही मौजू के ऊपर, और बल्कि मुख्तलिफ मौजू पर भी। और भाषानी साहब, हामिद भाषानी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब। नाज़रीन किराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ मौजू बहुत क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गुंजाइश निकलती है। मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि साहब, ये सदियों का अमल था, ईसा से भी पहले का दौर था, हज़ारों साल की तारीख़ है हिंदुस्तान की। और वो हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान या इंडिया नहीं है जो इंडिया बाद में बना ब्रिटिश कॉलोनियल दौर में हिंदुस्तान से, मगर ये तो सारा सिलसिला पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया का ख़ित्ता जो है, यहाँ पर जो कौमें आबाद हैं वो बेसिकली हिंदुस्तानी ओरिजिन है। ये हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, जो लोग भी यहाँ आबाद हैं, वो सब के सब एक ही डिसेंस, एक ही ज़मीन की पैदावार है जिसका नाम हिंदुस्तान है, या जो इस पूरे ख़ित्ते के लोग हैं। बाहर से आए हुए ज़रूर इन्वेडर्स होंगे, लेकिन हम वो नहीं है। हम आपस में मज़ाहिब ज़रूर मुख्तलिफ हो गए, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा रिश्ता, हमारा सब कुछ, हमारे रसूम व रिवाज, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हत्ता कि हमारी ज़बान भी एक ही है। मगर ये बातें समझने की हैं और इस पर बहुत गौर चाहिए, क्योंकि हमारी नई नस्लों की तवक्कुआत हैं हमसे कि हम किस हद तक इस मामले को कैसे डील करते हैं और कैसे समझते हैं, और कैसी चीज़ें उनके लिए एज ए कंसिक्वेंसेस उन्हें देखे जाते हैं। यूँ ही साथ साथ रहिएगा। एक बार फिर शुक्रिया सर आपका।